हाशिम अंसारी और उनके रामचंद्र परमहंस हुआ करते हिंदुओं की तरफ से जो मुकदमा कर रहे थे, ये दोनों एक साइकिल पर बैठ के कोर्ट जाते थे। अच्छा। एक जाते वक्त एक चलाता था, वापसी पे आते वक्त दूसरा चलाता था, तो उनके भाईचारे में कोई फर्क नहीं था। तख्त तो सामने दिखाई देते हैं, सामने दिखाई दे रही है। किसी मस्जिद में मूर्तियां होती हैं, देखिए किसी मस्जिद में मूर्ति। आपको नहीं लगता कि इसके बाद देश में एक अलग तरह का माहौल शुरू होगा? जितने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, अभी जैसे जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद है कि जामा मस्जिद भी कोई हिंदू मंदिर के बुनियाद पर खड़ा है और वहाँ उसकी जगह पर भी नहीं, कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं आनी, बिल्कुल सब सेटल हो जाएगा। ये तो कुछ तकलीफ मैं बताऊँ आपको, मासिस को नहीं है। आप अपने फरीदाबाद में भी मुसलमानों, यहाँ भी काफ़ी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, आप उनसे बात कर लो, उनको आपसे तो क्या तकलीफ़ है? कुछ नहीं है उनको कोई तकलीफ़। आम मुसलमान अपनी रोटी रोज़ी कमाने में इंटरेस्टेड है, अपना घर चलाने में इंटरेस्टेड है, वो इन झगड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ लीडर हैं जो अपनी चौधार बनाने के लिए करते हैं और उनको पॉलिटिकल पार्टी शह देती हैं। एक मुस्लिम हेड कांस्टेबल था, उसने अपनी रिपोर्ट लिखवाई है, उसमें लिखा है कि रात को एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत भारी रोशनी हुई है, तो मैंने भाग के देखा तो उसके अंदर ये प्रतिमाएं रखी हुई थी। अब वो रोशनी किसी ने की थी या प्राकृतिक थी, ये तो वो जाने, भगवान जाने। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं जिस शख्सियत के पास आज, उनका आपसे परिचय करा दूं। हरियाणा के पहले लोकपाल हैं, आईपी वशिष्ठ जी हैं, जस्टिस आईपी वशिष्ठ हैं और पहले पलवल में जज के रूप में सेवाएं दी, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जज रहे और बाद में लखनऊ बेंच में जस्टिस रहे। और ये जो रामलला का आज मसला पूरा सॉल्व हुआ है, आप समझें कि कल रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे, अपने जन्म स्थान में विराजमान हो जाएंगे। वो जो मुकदमा लड़ा गया और जस्टिस आईपी वशिष्ठ वहाँ जब थे तो महत्वपूर्ण जो गवाहियाँ थीं वो इन्हीं के समक्ष दर्ज कराई गई और इस पूरे मुकदमे को लेकर उन्हीं के साथ आज बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि अंदर कैसा था वो माहौल जिस माहौल में ये मुकदमा लड़ा जा रहा था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में वशिष्ठ साहब। नमस्कार। वशिष्ठ साहब, कैसा रहा वो लखनऊ बेंच जो जिसने राम जन्मभूमि पर अपने फैसले दिए? बड़े सौहार्द में प्रोसीडिंग्स होती थी हमारी। 3 जजेस का बेंच था हमारा, लेकिन हम ओरिजिनल साइड पे ट्राई कर रहे थे उसको। अच्छा। ये सिविल सूट के तौर पर ट्राई हो रहा था, क्योंकि इट वाज बेसिकली सिविल सूट। नॉर्मली तो हाई कोर्ट में रिट्स के केसेस होते हैं, लेकिन रिट्स में और सिविल सूट में बहुत अंतर है। तो ये सूट था जिसका हम करते थे। इसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई, प्लीडिंग्स, पहले प्लीडिंग्स आई, फिर इश्यूज़ फ्रेम हुए। वो बड़ा लंबा काम था, प्लीडिंग्स भी बहुत थी, बहुत वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड था प्लीडिंग्स का भी। तो इसमें 1.5 साल तो इश्यूज़ फ्रेम करने में ही लग गया था। उसके बाद पहली एविडेंस शुरू हुई थी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, और उनकी तरफ से बड़े बड़े वकील भी आते थे, लोकल लॉयर्स भी थे और कॉम्पिटेंट लॉयर्स थे। और जो हिंदू पक्ष था, विश्व हिंदू परिषद उसमें पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टी नहीं थी। तो बेसिकली तो रामलला पार्टी थे, क्योंकि रामलला भी एक ज्यूरिस्टिक वो है, पर्सन है, उनकी तरफ से आते थे। विश्व हिंदू परिषद डायरेक्ट पार्टी नहीं थी उस केस के अंदर। रामलला विराजमान, रामलला विराजमान डीटी है, उनका ये था कि उनके तरफ से कौन केस करे, तो उनके गार्डियंस समझ लो वो थे, तो वो करते थे केस। और
इलाहाबाद से लॉयर्स आते थे, और एक लॉयर वहाँ से भी आते थे, फैज़ाबाद से। ज़्यादा केस कंडक्ट करते थे फैज़ाबाद वाले जज, और जो इलाहाबाद से आते थे उनमें एक रिटायर्ड जज भी थे, बहुदेव की नंदन। और जो इनका सारा स्पेड वर्क जो था, जितना भी था फीडबैक का, वो लखनऊ के वकील थे रमेश कुमार सिंह। उन्होंने किया सारा ये एविडेंस कलेक्ट उन्होंने किए, असली मेहनत सारी उनकी थी। और केस कंडक्ट करते थे एक, मुझे अब उनका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, मिस्टर द्विवेदी हुआ करते, जो फैज़ाबाद से आते थे। बहुत क्लियर हेडेड था। और इस तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड से जो लोकल लॉयर थे, जो ज़्यादा इनकी टीम को लीड करते थे, वो ज़फ़र याब जिलानी थे। अब तो उनकी डेथ हो गई है। वो मुस्लिम सुन्नी वक्फ, उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के वो शायद मेंबर जी। ये वो समय था जब बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। हाँ, 91 में बाबरी। आप उसको मस्जिद ना कहो, हाँ, वो ढांचा था, विवादित ढांचा। क्योंकि उसके एक पोर्शन में मंदिर भी था जी, उसके एक पोर्शन में मंदिर भी था, और नमाज तो वहाँ मुद्दत से नहीं पढ़ी गई थी। उसको आप नमाज का वो मस्जिद का ढांचा कह लो, मंदिर का ढांचा कह लो, बहरहाल वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, विवादित ढांचा। हाँ। तो उसके बाद रामलला ऐसे ही बैठे थे, तो बाकायदा उनके ऊपर नहीं, वहाँ पहले तो बरामदे में था रामलला का मंदिर, वहाँ बाकायदा ज्योति जगती थी, आरती होती थी, पूजा होती थी। जब से ताला खुला था 86 में, उसके बाद से वहाँ रेगुलर पूजा पाठ होती थी। वो टेंट की नौबत तो बाद में आई ना, जिस वक्त ये ढांचा गिर गया, तो वहाँ पे भगत होते हैं, सर्विस में भी होते हैं, वो भी होते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, मुझे पता है। उन लोगों ने रामलला का जो विग्रह है वो उठा करके सेफ रख दिया था एक जगह, कि भाई इसके ऊपर कोई आँच ना आए। तो उसको फिर बाद में, वैसे पहले तो एक छोटा सा चारों तरफ तिरपाल सी लगा दी थी, तो वो तो बाद में कोर्ट का ऑर्डर हुआ जब तिरपाल ऊपर दी गई है। दर्शन करने की अनुमति नहीं थी लोगों को, दर्शन दूर से, कम से कम मैं समझता हूँ 30-35 फुट का फासला होगा जहाँ से दर्शन कर सकते थे। तो वो फैसला भी आपकी बेंच के माध्यम से दिया गया कि नज़दीक से पूजा? नहीं, हमने किया था ऑर्डर एक, कि भाई इनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म सा बना दिया जाए कि लोग नज़दीक जा कर के अपनी ऑफरिंग्स जो हैं वो दे सकें, मतलब उनकी ऑफरिंग वहाँ तक डीटी तक पहुँच जाए, हाथ नहीं लगेंगे, डीटी तक पहुँच जाए, चाहे वो कोई बीच में सिक्योरिटी वाला आदमी लेकर के दे या जो भी दे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, स्टेटस के ऊपर डिस्टर्ब किया जाएगा, तो वो बात बनी नहीं। उस समय माहौल लगभग बहुत देश का, देखो दो चीज़ें हैं इसमें मिस्टर भारद्वाज, एक माहौल तो देश का और एक माहौल वहाँ लोकल का। लोकल वहाँ कोई टेंशन नहीं थी किसी किस्म की। अच्छा, मतलब अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल टेंशन नहीं थी। अयोध्या के मुसलमान भी मंदिर के खिलाफ नहीं थे, उनका भाईचारा बाकायदा बरकरार था। हमारे से पहले ये केस वहाँ एक फैज़ाबाद की कोर्ट में चलता था, सिविल कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद का फासला अयोध्या से 3-4 मील का है। हाशिम अंसारी और उनके रामचंद्र परमहंस हुआ करते हिंदुओं की तरफ से जो मुकदमा कर रहे थे, ये दोनों एक साइकिल पर बैठ के कोर्ट जाते थे। अच्छा, एक जाते वक्त एक चलाता था, वापसी पर आते वक्त दूसरा चलाता था, तो उनके भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं था। ओके। फ़र्क तो जब पड़ा जब बीच में राजनीतिक पार्टी या लीडरान कूद गए, वहाँ भाईचारे में कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। और आम आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है। मंदिर सब चाहते थे,
मंदिर सब लोग चाहते थे। और इसमें आपको बताऊं, कल की बात है, ओनली यस्टरडे, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक राइट अप है हसन सरूर का। वो जर्नलिस्ट है, इंग्लैंड के अंदर बेस्ड है। वो खोलने वाला है, वो पढ़ने वाला है, आंखें खोलेगा वो। ये ढांचा तो एक ऐसी जगह लोकेटेड था कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, बिल्कुल ऑब्सक्योर था, कोई इसको जानता नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि इसका झगड़ा चल रहा है। ये तो 86 के बाद जब नेतागिरी जब हुई दोनों तरफ से, तब डिस्प्यूट हुआ, वरना लोकल लोगों के अंदर कोई तनाव नहीं था, और आज भी नहीं है। कांग्रेस क्रेडिट लेती है कि राजीव गांधी ने खुलवाया इसका ताला। नहीं, ताला तो खुलवाया उसके रिजीम में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो सब मानते हैं। 1949 में जिस वक्त वहाँ वो प्रकट हुए रामलला, तो उसके बारे में ये कहते हैं जी उन्होंने रात को ले जाकर रख दिए चोरी से, कुछ कहते हैं प्रकट हुए। तो एक मुस्लिम हेड कांस्टेबल था, उसने अपनी रिपोर्ट लिखवाई है, उसमें लिखा है कि रात को एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत भारी रोशनी हुई है, तो मैंने भाग के देखा तो उसके अंदर ये प्रतिमाएं रखी हुई थी। अब वो रोशनी किसने की थी या प्राकृतिक थी, ये तो वो जाने, भगवान जाने हुआ था। फिर ये उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करते, तो उनके नोटिस में लाया गया, तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पंडित नेहरू के नोटिस में लाया गया तो उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को फ़ौरन बाहर निकाल करके फेंक दो, और डीएम को ऑर्डर कर दिया, डीएम ने इनकार कर दिया। उन दिनों में आईसीएस ऑफिसर्स होते थे डीएम में, उसने इनकार कर दिया। इंडियन सिविल सर्विस। हाँ, के नैयर नाम था उसका, नायर था, सॉरी नॉट नैयर, नायर। ही वॉज मैन फ्रॉम केरला, ही रिफ्यूज्ड। फिर उसको गवर्नमेंट ने वहाँ से शायद उसको सस्पेंड करके इलाहाबाद भेज दिया। उसने कोर्ट में केस किया, वो रीइंस्टेट हुआ, बाद में उसने रिज़ाइन कर दिया और उसने इलेक्शन लड़ा, जीता वो इंडिपेंडेंट। उसकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा, वो भी जीती लेटर स्टेज के ऊपर। मतलब ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा राजनीतिक बना धीरे धीरे। ये मुद्दा बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं था, वो भाईचारे में इसका फैसला हो जाता, और चंद्रशेखर ने तो करवा ही दिया था, और बल्कि उन्होंने तो बहुत अच्छा करवा दिया था, सारे हिंदुस्तान में तनाव ख़त्म हो जाता। अब आप समझते हो कि इतना वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, अभी तो काशी का होगा। अच्छा, काशी और मथुरा की क्या स्थिति, अगर हम कानून की बात करें तो? देखो, ये केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, इन पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा मजबूत है। हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा। तो जैसा हुआ, लगातार हुआ कि बहुत सारी इमारतें, केवल ये इमारत नहीं, ऐसी बहुत सारी इमारतें पूरे देश में जो आक्रांत आए, उन्होंने तोड़ा उन्हें, और तोड़ने के बाद उन्होंने, अब जैसे यही बाबरी मस्जिद जिसको कहते हैं, बाबरी मस्जिद, आप बार बार बाबरी मस्जिद कहते हो, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है मस्जिद जन्म स्थान। जी, मस्जिद कह सकते हो आप, कि मस्जिद का ढांचा था, मस्जिद जन्म स्थान। हाँ, मस्जिद जन्म स्थान रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो अब जन्म स्थान मुसलमानों में कहीं होता हो तो मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में तो होता नहीं। जैसे कुतुब मीनार के बारे में कहते हैं कि ये विष्णु स्तंभ है, मैंने पढ़ा नहीं कुतुब मीनार की, अखबारों के अंदर ही पढ़ा है सिर्फ, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि जो आए उनका एक एजेंडा होता था ये, कि जो हिंदू कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का एजेंडा था, तो उसमें रिलीजियस प्लेसेस भी साथ साथ आ गई थी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी को वो जो था बख्तियार खिलजी, उसने क्यों जलवाया था? वहाँ कोई प्रतिमा थी कोई? कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के। लाखों किताबें थी वहाँ पर, जो उसकी आग के अंदर जली 6 महीने तक। 6 महीने बारिश आई जब आग बुझी है।
तो उनका एक एजेंडा था। आकांक्षा तो अंग्रेज़ भी थे और मुसलमान भी थे, और सिर्फ मुग़ल नहीं थे, मुग़ल तो बहुत बाद में आए हैं। इससे पहले तो लोधी आए, खिलजी आए, वो गुलाम वंश वाले आए, कई लोग आए हैं, अफ़गान आए। इनका सबका एजेंडा एक था कि हिंदू कल्चर को ख़त्म करना है। और इनमें कोई सेकुलर नहीं था। ये कहते हैं ना अकबर दी ग्रेट वेरी ग्रेट, क्या अकबर दी ग्रेट था? क्या ग्रेटनेस थी अकबर के अंदर? कहते हैं सॉफ्ट इस्लाम ही परोस रहा था, वो भी दीन इलाही जो बनाया वो उसकी एक स्ट्रेटेजी थी कि हिंदुओं को शांत किया जाए। उसने अपनी शादी तो राजपूत लड़की से कर ली, अपने मुग़ल ख़ानदान की कोई लड़की दी राजपूतों को? और दीन इलाही का कहाँ तक चला? दीन इलाही ख़त्म हो गया उसके साथ ही, क्योंकि वो था ही कुछ नहीं, वो सारा ढकोसला था एक। अंग्रेज़ों का एजेंडा अपने कल्चर को यहाँ इम्पोज करना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने किसी हिंदू मंदिर को नहीं गिराया, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया। उन्होंने अपने एजेंडे से हुकूमत चलाई, अपने बाकी चीज़ों को उन्होंने छेड़ा नहीं। मुसलमानों का ये था कि पहले हिंदू कल्चर को डिस्ट्रॉय करो, डिस्ट्रक्शन का इनका वो था एजेंडा। अच्छा, अंग्रेज़ों ने भी क्रिश्चियनिटी को खूब बढ़ावा दिया है, लेकिन उन्होंने लोगों को लालच दिया, नौकरियां दे दी, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, वहाँ क्रिश्चियंस कन्वर्ट करते रहे। मुसलमान कन्वर्ट करता था तलवार के ज़ोर पे। ये पढ़ाई और दवाई से, ये पढ़ाई दवाई से करते थे। वायलेंस नहीं की उन्होंने, ये वायलेंस भी करते थे। अंग्रेज़ों ने कोई जजिया नहीं लगाया किसी के ऊपर कि क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा। मुसलमानों ने लगाया, मुस्लिम रूलर्स ने जजिया लगाया। आपके कुरुक्षेत्र के अंदर स्नान करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो भी ज्ञानव्यापी और जन्म स्थान, वहाँ दोनों जगह मस्जिद हैं जो, उनको लेकर भी बड़ा विवाद अभी कोर्ट में है। जन्म स्थान का तो हो गया फैसला, कल हम विराजमान हो जाएंगे। जन्म स्थान में क्या रह गया अब? नहीं, ये कृष्ण जन्मभूमि को, जन्मभूमि। तो मैं बताऊं ना, ये अब कोर्ट में चल रहा है केस, लेकिन हिंदू पक्ष का केस ज़्यादा मजबूत है। उसमें थोड़ा साक्ष्य इनके समर्थन में, साक्ष्य तो सामने दिखाई देते हैं, सामने दिखाई दे रही है। किसी मस्जिद में मूर्तियाँ होती हैं, देखिए किसी मस्जिद में मूर्ति। आपको नहीं लगता कि इसके बाद देश में एक अलग तरह का माहौल शुरू होगा? जितने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, अभी जैसे जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद है कि जामा मस्जिद भी कोई हिंदू मंदिर के बुनियाद पर खड़ा है, और हम उसकी जगह पर भी नहीं, कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं आनी, बिल्कुल सब सेटल हो जाएगा। ये तो कुछ तकलीफ़ मैं बताऊँ आपको, मासिस को नहीं है। आप अपने फरीदाबाद में भी मुसलमानों, यहाँ भी काफ़ी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, आप उनसे बात कर लो, उनको आपसे तो क्या तकलीफ़ है? कुछ नहीं है उनको कोई तकलीफ़। आम मुसलमान अपनी रोटी रोज़ी कमाने में इंटरेस्टेड है, अपना घर चलाने में इंटरेस्टेड है, वो इन झगड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ लीडर हैं जो अपनी चौधार बनाने के लिए करते हैं, और उनको पॉलिटिकल पार्टी शह देती हैं। पॉलिटिकल पार्टी, अब लोग बहुत जा रहे हैं अयोध्या के अंदर, भगवान ने चाहे तो मैं भी जाऊंगा, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, मैंने जाना है। आप जाकर के उनके अयोध्या गांव के अंदर जाओ और वहाँ मुसलमानों से बात करो, वही मंदिर की बनाने में तुम्हारा क्या ख्याल है।
आप फिर बात करना मेरे से। सब खुश हैं। वहाँ कोई किसी किस्म की बदमज़गी नहीं है लोगों में आपस में। लखनऊ तक में नहीं है। लखनऊ में झगड़े होते हैं शिया सुन्नी के, शिया सुन्नी के, हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होते लखनऊ में। ताज़िए निकाले जाते हैं, उस दौरान झगड़े हो जाते हैं वहाँ। वो तो बंद कर दिए थे उन्होंने, कांग्रेस वालों ने। बाद में कल्याण सिंह ने खुलवाए जी। आपके समय में जो एविडेंस जो हुई वो मुस्लिम पक्ष की। तो उसमें हिस्ट्री के प्रोफेसर्स कुछ इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी थे, एक आध कहीं और कहीं से भी थे, वो पेश किए थे। तो उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ चुके था उस वक्त, नीचे खुदाई के पत्थर कुछ आ चुके थे। 76 में हो गए थे वो। किसी ने आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई थी, किसी को वो लैंग्वेज नहीं आती थी जो लैंग्वेज उसके ऊपर लिखी हुई थी, किसी ने पर्शियन नहीं पढ़ी थी। अच्छा, कोई उनमें से ऐसा नहीं, सबने माना कि हमने पर्शियन नहीं पढ़ी, पर्शियन आती नहीं थी। आर्कियोलॉजी का उनको नहीं पता था, उनका सब्जेक्ट नहीं था, और एक्सपर्ट बन के आए थे इनके, एक्सपर्ट के रूप में शामिल हुए थे। वो एक्सपर्ट थे जिनको उस सब्जेक्ट का नहीं पता था। अच्छा, कभी आपको नहीं लगा कि ऐसा मुद्दा है तो इसमें कोई थ्रेट, सिक्योरिटी को लेकर कोई थ्रेट, कोई ऐसी व्यवस्था? ये बड़ा सेंसिटिव सा सब्जेक्ट है। आपको याद हो, कश्मीर के अंदर कई सालों की बात है ये, एक सेशंस साहब ने केस फैसला किया था। वो रिटायर हो चुके थे, उस केस का फैसला हुए मुद्दत हो गई थी, और उसके बाद उनका मर्डर हुआ था। तो ये केसेस, ये जो होती है सिक्योरिटी का इशू, ये दो दिन 4 दिन का नहीं होता, ये काफ़ी लंबी बीमारी है ये। और इस केस के अंदर सिक्योरिटी एस्पेक्ट अगर आपको जानना है तो अभी हफ्ते 10 दिन की बात है, दैनिक जागरण के अंदर जस्टिस सुधीर अग्रवाल का इंटरव्यू आया है। सुधीर अग्रवाल वो हैं जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो फैसला किया गया उसके वो प्रिजाइडिंग जज थे। वो उनका 2010 में जो आया, हाँ, वो उनका अपना निजी अनुभव है, लेकिन वो सब पर अप्लाई करता है। मेरे ख्याल से उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बीच में देखने में आती थी। 95 की बात है शायद, मैं LTC पे बेंगलोर गया था। वहाँ से हमें जाना था एक्चुअली तिरुपति जी। तो मोस्टली तो लोग मद्रास से तिरुपति जाते हैं, लेकिन मैं बेंगलोर से तिरुपति गया था क्योंकि हमारा विचार मैसूर जाने का भी था। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं राजधानी ट्रेन से वापस आया था, तो मेरी सीट बुक थी, हम अपने वहाँ चले गए रेलवे स्टेशन के ऊपर। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे कर्नाटक पुलिस के 2 ऑफिसर्स मिले। उनके पास पेपर था कोई, तो मैं जिस वक्त जाने लगा तो अपनी सीट बुक होती है, सीट के वो बुक के था हमारा 2 का, मेरी मिसेस भी मेरे साथ थी। तो मेरे से कहने लगे जी आप यहाँ नहीं बैठ सकते। मैं क्यों? कि ये तो बुके रिजर्व्ड है। मैं कहा भाई मेरे पास भी रिजर्वेशन है, इसी नंबर की बुके की इसकी है। तो उन्होंने तो वो कहने लगे सर सॉरी, हमें पता नहीं था आपके आइडेंटिटी का, आपका ही यही है। तो मैं कहा आप किस लिए आए हो मुझे यहाँ पे? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपको एस्कॉर्ट करना है। ओके। हाँ, वो लोग बदलते रहते थे बीच बीच में,
जिस स्टेट के अंदर जाते थे उस स्टेट की पुलिस होती थी। मुझे दिल्ली तक अच्छा, मतलब आपकी जानकारी में नहीं था? मेरी जानकारी में नहीं आपकी था, सुरक्षा के लिए लोग हैं। मुझे जानकारी नहीं थी। इट वॉज ए सरप्राइज टू मी, क्योंकि मैंने शुरू में लेने से इनकार कर दिया था। घर पे तो सभी जजेस को होती है, वो तो कोई ख़ास बात नहीं होती, वो तो सबके होती है। तो मुझे वहाँ एडवाइस किया गया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉकर हूँ, तो मैं गर्मियों के अंदर जाता हूँ 5 बजे और सर्दियों में जाता हूँ 5:30 बजे। अब तो मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ बल्कि। तो मेरे को एडवाइस किया गया कि जी आप सुबह सैर पे ना जाया करो, क्योंकि उस वक्त अंधेरा होता है और कोई भी मिसहैप हो सकता है। मैं तो चंडीगढ़ रहा हुआ हूँ, वहाँ बीएमबी के जनरल मैनेजर थे, ही वॉज रिटायर्ड मेजर जनरल, तो उनको भी यही एडवाइस दी गई थी कि जी आप रास्ते बदल बदल के जाया करो, जाओ सैर पे तो रास्ते बदल के जाया करो। पंजाब में उन दिनों में टेररिज्म काफ़ी था। तो एक दिन उनको उनके घर के सामने मारा गोली। तो मैं भाई जिसने गोली मारनी होगी तो इंदिरा गांधी को तो उसके घर में ही मारा था। इंदिरा गांधी को तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं उसके घर में मारा था। तो किसी को सुबह सुबह तकलीफ करने की क्या ज़रूरत, तो आगे कोर्ट में बैठे हुए को मार दें। लेकिन मैं अपनी सैर जारी रखी, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने प्लेन क्लोथ्स में कोई रखी या नहीं रखी, लेकिन जब बेंगलोर वाला एपिसोड हुआ तो मुझे फिर ख्याल आया कि डेफिनेटली उन्होंने प्लेन क्लोथ्स के अंदर अपने आदमी लगाए हुए होंगे। तो ये मेरे अकेले के साथ नहीं था, ये सभी जिस पर अप्लाई करता है। और इस बात की आपको पूरी भनक मिल जाएगी जस्टिस अग्रवाल के उससे, क्योंकि उनका तो वो स्टेज थी ना जिस वक्त फैसला लिख रहे थे। हमारी तो फिर भी शुरू की स्टेजेस थी। और मैं कई दफ़े सोचता हूँ कि ये तो हम तो अपनी जजेस की तो रियलाइज़ करते हैं, उन गवाहों के साथ क्या हुई होगी जिन्होंने गवाही दी है। असली तो दुश्मनी लोग गवाहों से निकालते हैं। बड़ा मुकदमा था, विराजमान होंगे। कई लोगों की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उनके साथ कैसा क्या बीता होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।